हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस की दुनिया में। और आज की क्लास में आप समझने वाले हैं चैप्टर नंबर 14। जैसा कि आप पहले चैप्टर नंबर 13 टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन समझ चुके हैं, प्लस एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। और साथ साथ में मैं कीवर्ड भी बताता हूँ, जो कि कीवर्ड आपको यूट्यूब चैनल में कोई भी नहीं ऐसे बताता। चैप्टर का पहले एक्सप्लेनेशन करे, फिर एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करे और देन कीवर्ड को भी समझाए। तो ये मैं आपको इस चैप्टर में, इस चैनल में आपको सब कुछ ऐसा मिलने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो वीडियो आ रहे हैं, जैसे कि अभी मैं टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेन करूंगा, देन एक्सरसाइज के साथ साथ कीवर्ड की मीनिंग भी बताऊंगा, तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को समझते हैं। तो योर एल्डर माइट हैव क्वेश्चन you against touching an electrical appliance with wet hand. But do you know why it is dangerous to touch an electrical appliance with wet hand? तो बच्चों क्या आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, अगर उनको हम वेट हैंड से या गीले हाथों से टच करते हैं तो कितना डेंजरस होते हैं। जब भी आप ऐसा कभी टच करते हो तो आपके जो बड़े होते हैं, आपसे बड़े, वो बताते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये डेंजरस होता है, इनको गीले हाथों से टच नहीं कर। जैसे आपके घर में जो बोर्ड लगे होते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड, उनको गीले हाथों से कभी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है बच्चों, वो एक कंडक्टर होती है जिससे हमको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। यू हैव लर्न अर्लियर दैट द मटेरियल। अब हम समझते हैं कि ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं जो कि कंडक्टर रहे होते हैं, और ऐसे कौन से मटेरियल जो होते हैं जो पुअर कंडक्टर होते हैं। तो विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है। ठीक है, तो उन मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एग्जांपल कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये ऐसे मटेरियल होते हैं बच्चों जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है। दूसरे अदर एंड ऑन दी अदर हैंड देखते हैं मटेरियल्स विच, ऐसे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते, विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाती, उनको क्या बोलते हैं हम, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप सोच रहे होंगे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जैसे प्लास्टिक होगा, आपने देखा होगा घरों में जो वायर होती है उसके ऊपर एक प्लास्टिक लगी होती, देखा है ना। अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। अगर उसको जब भी हम टच करते हैं तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, लेकिन उसके अंदर जो वायर होती है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर रही होती है इलेक्ट्रिसिटी की। चलिए तो अब देखते हैं, जैसे कि आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा, अगर याद है आपको तो अच्छी बात है, नहीं है याद तो मैं बता देता हूं। एक टेस्टर बनाया गया था जिसमें से चेक करते थे अपन कि कौन से मटेरियल कंडक्टर हैं और कौन से मटेरियल कंडक्टर नहीं है। दैट मीन कि किस मटेरियल में, किस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट पास हो पा रहा है और किस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पा रहा। तो 6 क्लास में अपने वेदर पर्टिकुलर मटेरियल अलाउड टू इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इट और नॉट। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस इन द डिसाइडिंग दैट। तो हम कैसे डिसाइडिंग कर पाते थे कि ये मटेरियल कंडक्टर है और ये मटेरियल नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वी फाइंड दैट, हमने पाया था कि जो कॉपर एंड एल्युमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है, और वेयर एज मटेरियल सच एज रबर, प्लास्टिक, ये और वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इन द सेंस ये क्या रहे होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि ये डायग्राम में आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे देखो, ये मेटल जो लगा हुआ है, मेटल में अगर वायर को टच किया जा रहा है तो बल्ब जल रहा है, इन द सेंस ये जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है। और दूसरा यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हो, जो कि यहाँ पे प्लास्टिक में लगा रहा, प्लास्टिक में वायर अटैच किया गया ये वाली वायर, तो इसमें से बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, इन द सेंस ये जो प्लास्टिक होता है ये पुअर कंडक्टर होता है। तो कैसे लगा आपको, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। हाउ एवर सो फार वी हैव यूज अवर टेस्टर टू टेस्ट मटेरियल विच वर इन सॉलिड स्टेट। तो ये हम अभी क्या किए, सॉलिड स्टेट में टच कर लिए। तो आप समझते हैं, बट व्हाट अबाउट इन लिक्विड, लिक्विड के बारे में क्या होगा। तो डू यू लिक्विड ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। हाँ बच्चों, लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है बच्चों, आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, क्या कंडीशन होती है। तो डू यू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू टेस्ट वेदर लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू
इट और नॉट। हम चेक करेंगे इसी टेस्टर के थ्रू कि कौन से लिक्विड्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है और ऐसे कौन से लिक्विड्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाती। एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, ठीक है। हाउ रिप्लेस इन द सेल और बैटरी ऑल्सो बिफोर यूजिंग इन द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सबसे पहले हम टेस्टर में से चेक कर लेंगे कि कौन सा हमारा कोई डिफेक्ट तो नहीं है, वायर लूज तो नहीं है, बल्ब डिफेक्ट तो नहीं है और सेल चार्ज है कि नहीं, ये सारी बातों को चेक कर लेंगे। देन हम उसको चेक करते हैं कि कैसे होगा। तो ज्वाइन ए फ्री हैंड ऑन द टेस्टर टुगेदर फॉर इन द मोमेंट एंड दिस कंप्लीट द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड बल्ब शुड बी ग्लो। तो अगर हम किसी भी सर्किट को टच करते हैं टेस्टर में दूसरे एंड को, तो बल्ब ग्लो हो जाना चाहिए। इन द सेंस हमारा कंप्लीट सर्किट हो पा रहा है। दूसरा काम क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं होता तो उसको हम चेक कर लेंगे। डज नॉट ग्लो इट मीन दैट कि द टेस्टर आर नॉट वर्किंग। इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा टच करने पर, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्ट है। तो ये डिफेक्ट हम कैसे पहचानेंगे, इट इज पॉसिबल दैट इन द कनेक्शन और लूज। ऐसा हो सकता है कि कनेक्शन लूज हो। दूसरा केस क्या हो सकता है, बल्ब फ्यूज हो। तीसरा केस क्या हो सकता है कि वो टाइट से ना हो। और केस क्या हो सकता है कि वो अच्छे से चार्ज ना हो, सेल जो हमारे लिया गया था वो अच्छे से चार्ज ना हो। तो इन सारी चीजों को हम अच्छे से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। नाउ टेस्ट इफ यू टेस्टर इज वर्किंग और नॉट। if it is still not working then replace the cell with fresh cell। अगर मान तब भी नहीं हो रहा तो हम फ्रेश सेल लगा देते हैं जिससे कि वो वर्क करने लगता है। now that our tester is working let us use it to test the various liquid। अगर वो वर्किंग करने लगता है तब हम various liquid में उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, while checking your tester do not join its free end। अगर जो फ्री एंड होते हैं टेस्टर के उनको टच नहीं करना। टच करने से क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रिक में सेल में जो चार्ज रहता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। ड्रेनेज वेरी क्विकली, मतलब वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सम यहाँ पे कर लेंगे कलेक्शन ऑफ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप इन द डिस्कार्ड इन द बोतल एंड द क्लीन देम। उसको बढ़िया साफ कर लेते हैं। प्योर वन इन द टी स्पून ऑफ लेमन जूस। और उसमें साफ करने के बाद जो भी एक हम लेते हैं प्लास्टिक का एक रबर का कलेक्शन, एक कैप ले लेते हैं और उसको बढ़िया बोतल को साफ कर लेते हैं अच्छे से। फिर उसमें वन टी स्पून उसमें लेमन जूस डाल लेते हैं। एंड विनेगर इज वन कैप। एक में क्या कर, या तो विनेगर डाल लेते हैं, ठीक है, या तो लेमन जूस डाल लो या तो विनेगर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद क्या करते हैं, ये दो कनेक्शन बाय यहाँ पे कनेक्शन लगा देते हैं, दो वायर की दोनों एंड यहाँ पे टच कर देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ, सेल। सेल इन द सेंस इलेक्ट्रिक सेल। और जब देखते हैं कि कुछ टाइम बाद देखा मैंने कि यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा। अगर ये बल्ब ग्लो कर रहा इन द सेंस सर्किट कंप्लीट हो रही है, इन द सेंस सर्किट कंप्लीट हो रही है और ये जो लिक्विड है ये गुड कंडक्टर है। अगर ये बल्ब ग्लो नहीं हो रहा इन द सेंस कि ये जो लिक्विड्स है ये सर्किट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है और इन द सेंस ये कंडक्टर नहीं है। और कंडक्टर ये बहुत पुअर कंडक्टर रहा होता है जिसके कारण से बल्ब नहीं जल पाता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप, चलिए। when the liquid between the two end of the tester allow the electric current to pass them the circuit of the tester become in the complete। अगर करंट पास होता है दोनों एंड में, जैसे ये दो एंड रखे हुए हैं तो यहाँ से पास हो जाता है तो इसका मतलब कंप्लीट सर्किट होती है और बल्ब ग्लो करने लगता है। इफ अगर वो जब अगर मान लीजिए वो सर्किट को कंप्लीट नहीं करती तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। when the liquid does not allow the electric current to pass the electric circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow। अगर वहां पे इलेक्ट्रिक करंट वो लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करता है तो टेस्टर का इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब नहीं ग्लो कर पाएगा, ठीक है। इन सम सिचुएशन इवन थ्रो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे बी नॉट ग्लो। इन सब सिचुएशन में इवन थ्रो दी लिक्विड इज कंडक्टिंग, अगर वो देखा जाए कि अगर लिक्विड कंडक्टिंग है तो बल्ब ग्लो करेगा और इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग नहीं है लिक्विड अगर इवन तो वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दी बल्ब में नॉट ग्लो इट में हैव इन द हैपेंड इन एक्टिविटी 4.2 में, जैसा कि आप देख पा रहे हो। व्हाट वी कैन दी रीजन, क्या रीजन रहा होगा। तो अगर मान लो रीजन समझते हैं तो डू यू रिमेंबर व्हाई द बल्ब ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट्स, डू यू ड्यू टू द
heating effect of electric current and the filament of the bulb get in the heated to high temperature. That mean कि अगर जब इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो क्या करता है, वायर में पास होता है जो बल्ब के फिलामेंट में होता है। फिलामेंट के वायर जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और फिलामेंट हीटेड होता है, हीटेड होने के कारण वो ग्लो करता है। समझ पा रहे हैं? जो हमारे घरों में बल्ब होता है, बल्ब कैसे जलता है, लाइट कैसे प्रोड्यूस करता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो उसके अंदर लगा होता है फिलामेंट। फिलामेंट दोस्तों टंगस्टन मेटल का बना होता है और धीरे धीरे वो हॉट रेड हो जाता है जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगता है। तो क्या होगा, इट स्टार्ट ग्लोइंग। हाउएवर इफ करंट इज द थ्रो करंट इन द टू वीक, अगर करंट उसमें बहुत कमजोर मतलब वीक होगा, बहुत दुर्बल जिसको बोलते हो, तो फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड, जिसके कारण से फिलामेंट क्या हो जाएगा, हीटेड नहीं आएगा, नहीं होगा। क्यों हीटेड नहीं होगा, क्योंकि उसको सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही होगी। इट डज नॉट ग्लो, और वो ग्लो नहीं करेगा। एंड व्हाई इज द करंट इन दिस सर्किट वीक, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या, इसमें इस सर्किट में करंट क्या होगा, वीक होगा। वेल, थ्रू द मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, it may not conduct it as easily as a metal. As a result, the circuit of the tester may be complete at the current through it may be too weak to make the bulb glow. जैसे ही अगर उसको उस सर्किट में या उस लिक्विड में हम टेस्टर को डालते हैं और टेस्टर को डालने के बाद उस बार में अगर टच होता है तो सर्किट कंप्लीट हो जाती है और बल्ब ग्लो होने लगता है। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट द वीक करंट, क्या दूसरे टेस्टर से वीक करंट को पता किया जा सकता है? बिल्कुल। जैसे कि वीक करंट में हमने टेस्टर डाल दिया तो टेस्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगा था और जिसके कारण से कंप्लीट सर्किट बन गई थी और बल्ब ग्लो होने लगा था। वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड्स ऑफ टेस्टर, क्या अलग अलग इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम टेस्टर के थ्रू समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। तो डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन द मैग्नेटिक इफेक्ट, देखो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। इसको कैसे समझेंगे, जैसा कि आप ये एक्टिविटी देख पा रहे हो, यहाँ पे कोई हम सोल्यूशन रख देते हैं और यहाँ पे एक हमने कंपास लगा दिया। कंपास में यहाँ पे देख रहे हो कि नॉर्थ पोल, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ पोल बना रहता है। जैसे ही इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक इफेक्ट इस वायर में जनरेट हो जाता है और जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो जाता है तो यहाँ पे जो नीडल लगी है उसका डिफ्लेक्शन होने लगता है। अगर डिफ्लेक्शन हो गया इन द सेंस वो लिक्विड क्या होगा, कंडक्टर होगा, और अगर डिफ्लेक्शन नहीं होता इन द सेंस इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो पाती और जो डिफ्लेक्शन होने वाला होता है मैग्नेटिक का वो नहीं हो पाता। एक कंपास, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक के कारण जो डिफ्लेक्शन होने वाला होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता इन द सेंस कि यहाँ पर जो लिक्विड लिया था मैंने वो कंडक्टर गुड कंडक्टर नहीं है, वो वीक कंडक्टर है जिसके कारण से हीटिंग इफेक्ट अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो क्या समझते हैं, समझे आप। इवन इफ इन द करंट इज स्मॉल द डिफ्लेक्शन इज इन मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन, या इसमें तो बहुत अगर वीक है तब भी थोड़ा सा सीन हमको हो जाता है कि समझ में आ जाता है कि इसमें करंट थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस हो रहा है। अगर इसमें फुल करंट स्ट्रॉन्ग करंट प्रोड्यूस होता है तो यह डिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाता है। We can make the tester using the magnetic effect of current. Let us find out in activity 14.3। ये कि यहाँ पर 14.3 देखेंगे तो यहाँ पर क्या बताया गया, एलईडी एक लिया गया। 14.3 एक्टिविटी ये है, तो इसको समझने से पहले थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। लाइट इमिटिंग डायोड होता है, जैसा कि आप ये देख सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझना कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है। तो ये वायर में एलईडी जो लगा होता है, जो इसका लंबी वायर होती है उसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, जो छोटी होती है उसको नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेमन जूस या विनेगर लिया गया था, इसको और भी कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, एक्टिविटी में समझना। द ट्राई from inside in the discard in the match box and the warp an electric wire a few time around in the thread। इस ट्रे को क्या मैच बॉक्स में रख के इस कंपास को चारों तरफ वायर को
घुमा देना है, और मतलब एक कॉइल टाइप में वार्प कर देना, वार्प मतलब होता है राउंड कर देना, ठीक है। प्लेस a स्मॉल कंपास निडल इनसाइड, इनसाइड डला हुआ है। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू थर्मल, सॉरी, वायर टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड लीव दी अदर एंड फ्री। अदर एंड को क्या कर दिया, फ्री कर दिया, ठीक है। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अदर टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको। जॉइन द फ्री एंड ऑफ टू वायर, द वायर मोमेंटरली द कंपास निडल शुड बी शो डिफ्लेक्शन। और क्या होना चाहिए, कंपास निडल का डिफ्लेक्शन होना चाहिए। योर टेस्टेड विथ टू फ्री एंड of the wire is readily now repeat activity 14.2। जैसे कि 14.2 में रिपीट हो रहा था कि अगर वायर यहाँ पे जो कंपास है डिफ्लेक्शन होता है तो इन द सेंस की इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो रही है, और जो मैंने वहां पे लिक्विड लिया था वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। अगर डिफ्लेक्शन बहुत कम होता है तो वीक कंडक्टर होगा, और एक भी नहीं होता तो ये बैड कंडक्टर रहा होगा। ये एक्टिविटी है, थोड़ा इन एक्टिविटी को कर सकते हैं। जैसे विनेगर जूस है तो एस में क्या लिखोगे, एस, ये गुड कंडक्टर है। टैप वाटर जो होता है वो भी गुड कंडक्टर रहा होगा। वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, इनको करके आप देख सकते हो। लेकिन ये सारी चीजें करने से पहले आपको अपने बड़ों से, टीचर से, पेरेंट्स से या इनसे जरूर परामर्श लेकर ही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत डेंजरस होती है बच्चों। तो ये आप अकेले नहीं करना, और अपने टीचर, पेरेंट्स या अपने एल्डर ब्रदर जो बड़े भाई होते हैं उनके हेल्प के थ्रू ही एक्टिविटी को कंप्लीट करना, ठीक है। वी फाइंड दैट, क्या पाया गया कि लिक्विड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो गुड कंडक्टर रहे होते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो पुअर कंडक्टर रहे होते हैं, ठीक है। एक्चुअली अंडर सर्टेन द कंडीशन द मोस्ट मटेरियल conduct electricity, that is why it is in the preferable to classify the materials as good conductor and poor conductor instead the classifying as conductor and insulator। इस तरह से हम किसी मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं कि ऐसे कौन से मटेरियल हैं जो कि कंडक्टर रहे होते हैं और ऐसे कौन से मटेरियल हैं जो वो बेड कंडक्टर रहे होंगे, ठीक है बच्चों। वी हैव टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर। टैप वाटर में भी चेक कर सकते हैं। तो टैप वाटर में क्या होता है, टैप वाटर और डिस्टिल वाटर। तो देखो टैप वाटर में क्या होता है, मिनरल्स और सॉल्ट रहते हैं जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। लेकिन जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें मिनरल्स और आयन या सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होते, उसमें इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। देखो वही चीज जो मैंने अभी बताया वही है बच्चों। व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व इन डिस्टिल वाटर, सॉल्ट क्या होता है वाटर में, डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व अगर कर दिया जाए, वी ऑब्टेन सॉल्ट डिसोल्यूशन दैट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर डिस्टिल वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। लेकिन अगर इंडिविजुअल डिस्टिल वाटर में करते हैं तो उसमें मिनरल्स और आयन नहीं होते जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्स such as tap, hand pump and well and pound is not pure। जैसा कि आपने देखा कि जो हैंड पंप का वाटर होता है, टैप का होता है और बेल का जो पानी पाउंड का होता है, प्योर नहीं होता, इसमें कुछ न कुछ सॉल्ट और मिनरल्स जरूर मिक्स रहे होते हैं। इट मे कंटेन सॉल्ट डिसॉल्व इन इट, स्मॉल अमाउंट मिनरल्स सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट। दिस वाटर is thus a good conductor of electricity. On other hand, the distilled water is free of salt and is a poor conductor of electricity। तो बच्चों यहाँ से आपको समझ में आ गया कि लिक्विड ऐसे कौन कौन से होते हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहे होते हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहे होते हैं। जिसमें मिनरल्स और सॉल्ट प्रेजेंट रहता है वो गुड कंडक्टर होते हैं, और जिसमें मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता वो बैड कंडक्टर रहे होते हैं, ठीक है। We have found that in the common salt when in the dissolve in the distilled water, अगर common salt को distilled water में dissolve कर दिया जाए तो make a good conductor बन जाता है। What are other substance which when dissolved in distilled water make a its conducting? Let's now question क्या करना, do next activity under the supervision। जैसा कि मैंने बताया कि supervision your teacher, parents and some elder person because use in acid
इज इन्वॉल्व इन इट, अगले वाले में एसिड इन्वॉल्व करना। ठीक है, तो अगला क्या है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल्स इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया कि वाटर लिया गया है और यहाँ पे कार्बन की रॉड लगा दी गई है, ये कार्बन की रॉड, और यहाँ पे एक मेटल कैप लगाया गया है। तो जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी या ये जो बड़ी वाली ये होती है लाइन्स होती है पॉजिटिव होती है, जो छोटी लाइन होती है वो निगेटिव होती है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में क्या करना है बच्चों, टेक out carbon rod in the carefully from discard cell and clean other metal cap with in the sandpaper से उसको सैंडपेपर से रबिंग कर लेंगे जिससे क्लीन हो जाएगी। warp in the copper wire around the metal cap of the carbon rod and join them to a battery, बैटरी से ज्वाइन कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो इलेक्ट्रोड, इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ये जो लगे हुए हैं इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, मेटल कैप लगा हुआ। ठीक, देखते हैं कार्बन रॉड यू मे टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट द 6 सेंटीमीटर लॉन्ग ले लेते हैं, प्योर इन द कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास एंड प्लास्टिक बाउल से कर उसमें भर देते हैं। ठीक है, फिर क्या है, एंड इन द टी स्पून सॉल्ट एंड द फ्यू ड्रॉप इन द लेमन जूस उसमें डाल देते हैं, टू वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिंग एंड नाउ इन द इमर्स द इलेक्ट्रोड, और उसमें इलेक्ट्रोड को डुबा देते हैं। इन दिस सोल्यूशन मेक श्योर दैट मेटल कैप ऑफ द कार्बन रॉड आर आउटसाइड द वाटर, वेट इन द 3-4 मिनट। अगर उसको हम वेट करते हैं तो ऑब्जर्व क्या कर पाते हैं, इलेक्ट्रोड केयरफुली एंड यू नोटिस एनी गैस बबल्स नियरली, उसके पास इलेक्ट्रोड के पास कुछ गैस बबल्स करने लगती है। कैन वी कॉल द चेंज इन द टेकिंग प्लेस इन द सोल्यूशन, उस सोल्यूशन में केमिकल इफेक्ट जनरेट होने लगता है, इन द सेंस केमिकल चेंज होने लगता है। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन द 7th क्लास में बताया गया था कि केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं, द passes of electric current through in the conducting solution is caused in the chemical changes। जब भी हम किसी सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो उसमें केमिकल चेंज होने लगता है, इन द सेंस कि जो केमिकल्स में आयंस होते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं और कुछ ऐसे आयन होते हैं जो इलेक्ट्रोड में क्या होने लगते हैं, डिपोजिट होने लगते हैं। एज अ रिजल्ट बबल ऑफ द गैस में बी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिपोजिट और द मेटल में बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड। अब कुछ टाइम बाद वहां पे जो सोल्यूशन रहा होता है, सोल्यूशन में जो मिनरल्स रहते हैं वो इलेक्ट्रोड में डिपोजिट होने लगते हैं और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। चेंज ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन में ऑकर एंड द रिएक्शन वुड डिपेंड्स ऑन व्हाट सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड आर यूज, किस पे डिपेंड करता है कि कैसा सोल्यूशन लिया गया था और वहां पे कौन सा इलेक्ट्रोड लिया गया था। दीज आर सम इन द केमिकल्स इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं केमिकल्स इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि ये यहाँ पे देख रहे हो पोटैटो का एक्टिविटी किया, पोटैटो में दोनों ये वायर को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, डिप कर दिया गया है और ये मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन इसमें से चेक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या ये कंडक्टर होता है कि नहीं होता है। तो ये आप घरों में भी एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पेरेंट्स या टीचर या अपने एल्डर्स का हेल्प लेके करना जरूर। ठीक है, आगे देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, चैप्टर नंबर 14 का, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जी हाँ बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आप देखते हो कि ज्वेलरी हो गई या आपके साइकिल की हैंडल हो गई, इनमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों किया जाता है इसी को आगे समझना है आपको। ठीक है, ज्यादातर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिंक रॉड कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। ऑर्गेनामेंट्स जैसे कि हमारे जो ज्वेलरीज होती हैं, ज्वेलरी उनमें किया जाता है, क्योंकि जो अगर आप देखते हैं ना गोल्ड वगैरह बहुत कॉस्टली होता है तो उनकी जो आयरन वगैरह के ऊपर गोल्ड की लेयर चढ़ा दी जाती है। तो ऐसा कैसे हो पाता है वही मैं आपको बताने वाला हूं। यू नो दैट इन द ब्रांड न्यू बाइसिकल, ब्रांड न्यू बाइसिकल में देखा होगा कि साइनी हैंडल बार जो होता है बहुत चमकीला होता रहता है एंड व्हील रिम बहुत चमकती रहती है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, शाइनिंग कोटिंग कम ऑफ इन द रिवीलिंग अ नॉट सो शाइनिंग सरफेस इन द वेनेथ। अगर उसमें शाइनिंग की कोटिंग नहीं होती तो वो इस तरह से चमकती नहीं बच्चों। यू हैव ऑल्सो सीन इन द वुमन यूजिंग ऑर्नामेंट, औरतों को देखा होगा जो गहने पहनती हैं तो गहनों में भी कोटिंग किया होता है। विच अपीयरेंस टू बी मेड ऑफ इन द गोल्ड
किसके बने होते हैं, गोल्ड के बने होते हैं। हाउ वेयर विथ रिपीटेड यूज द गोल्ड कोटिंग बियर ऑफ, और धीरे धीरे गोल्ड की कोटिंग क्या हो जाती है, कुछ ऐसे भी गहने होते हैं जिसमें गोल्ड नहीं होता, गोल्ड की एक कोटिंग रहती है, और बहुत दिनों तक यूज करते करते कोटिंग क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है, और फिर से उसमें कोटिंग कर दिया जाता बाद में। ठीक है, रिवीलिंग सिल्वर और सम अदर मटेरियल विनेथ, उसके अदर मटेरियल के भी कोटिंग किया जाता है। इन बोथ दीज केस द मेटल हैज अ कोटिंग ऑफ अनदर metal. Do you wonder how a layer of one metal can be deposited on in the top of another? दूसरे मटेरियल के सरफेस में उसको कोटिंग कर दिया जाता है। वेल, लेट अस ट्राई डू इट अवर शेल्फ व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू। देखो जैसे एक्टिविटी ये देखते हो कि यहाँ पे कॉपर प्लेट लिया गया है और इसके अंदर भी कॉपर प्लेट, और यहाँ पे कॉपर सोल्यूशन ले गया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम डालते हैं, कॉपर प्लेट एंड कॉपर प्लेट ले गया और यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया गया। जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी करते हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर कॉपर यहाँ पे डिपोजिट होने लगता है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट टू पास इन द 15 मिनट, द रिमूव इन द इलेक्ट्रोड फ्रॉम इन द सोल्यूशन एंड द लुक एट देम केयरफुली। डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस इन एनी वन ऑफ देम? एक में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर पा जाओगे आप। एक में तो कॉपर की कोटिंग हो जाएगी और दूसरा दूसरी कलर का हो रहा होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हो जाता है। कॉपर सल्फेट डिसोसिएट किस तरह हो जाता है कि CuSO4 रहा होता है और डिसोसिएट क्या हो जाता है, Cu अलग हो जाता है और SO4 अलग हो जाता है। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, द फ्री copper get draw into in the electrode connected to negative terminal of the battery। कहाँ हो जाता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में चला जाता है, गेट डिपोजिट ऑन इट। बट व्हाट अबाउट द लूज ऑफ कॉपर फ्रॉम इन द सोल्यूशन? कहाँ जाता है, फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड में चला जाता है। द कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट इन द डिसॉल्व इन द सोल्यूशन। मतलब कि इक्वल अमाउंट में कॉपर डिसॉल्व होती है। द लूज ऑफ कॉपर फ्रॉम इन द सोल्यूशन इज द रिस्टोर एंड द प्रोसेस कंटिन्यू। ये प्रोसेस कंटिन्यू चली रहती है। एक कॉपर तो एक इलेक्ट्रोड में चले जाता है, दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड से कॉपर नीचे आने लगती है। दैट कि यहाँ से कॉपर आयंस यहाँ पे आने लगते हैं और यहाँ पे जो भी कॉपर रहता है यहाँ पे जाने लगता है दूसरे इलेक्ट्रोड में। ठीक है, होता है कि द प्रोसेस इन द कंटिन्यू, दिस मीन दैट इन द कॉपर गेट इन द ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में ट्रांसफर होने लगती है। इन द सेंस सोल्यूशन का जो कॉपर होगा वो एक इलेक्ट्रोड में जाने लगता है और एक इलेक्ट्रोड का जो कॉपर होता है वो सोल्यूशन में आने लगता है। ठीक है, दिस प्रोसेस डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर मटेरियल ऑन अनदर मटेरियल, desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। इस तरह की जो प्रोसेस होती है कि एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल के ऊपर कोटिंग करवाना, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगर करते हैं तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सबसे मोस्ट एप्लीकेशन, जैसा कि आप यहाँ पे देख क्रीम में सिल्वर की कलर की कोटिंग कर दी जाती है। यहाँ पे आप बर्तनों में देख सकते हैं जो इतने भी होते हैं, और ये साइकिल की हैंडल चमकती हुई दिखाई देती है, कार वगैरह में सब में ऐसा कोटिंग किया जाता है। अब कोटिंग करने का तरीका क्या है और किसका किसका कोटिंग किया जाता है? हाँ बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस होती है। इट इज widely used in industry for coating metal object with a thin layer of different metal। इंडस्ट्रियल में इसका बहुत यूज किया जाता है। इसकी थिन लेयर कई ऑब्जेक्ट में, कई मेटल ऑब्जेक्ट में चढ़ाया जाता है। ठीक है, द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट हैज सम डिजायर प्रॉपर्टी विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लॉक। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग, क्रोमियम की प्लेटिंग किया जाता है, इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट सच एज कार पार्ट, बाथ टैब, किचन ग्लास, बर्नर, बाइसिकल हैंडल बार, बाइसिकल हैंडल बार, इन सारे में, या व्हील रिम एंड मेनी अदर्स में क्रोमियम की लेयर किया जाता है, क्योंकि क्रोमियम में जंग नहीं लगता प्लस शाइनिंग करती रहती है। क्रोमियम हैज द शाइनिंग अपीयरेंस एंड इट डज नॉट कोरेड, इसमें जंग नहीं लगता, कोरेड नहीं होता, एंड इट रजिस्ट स्क्रैचेस से रजिस्ट करता है। हाउ यार क्रोमियम इन द एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है क्रोमियम का
वो ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उसकी कोटिंग कर दी जाती है। और कोटिंग करने का प्रोसेस यही है, इसमें सोल्यूशन डाल देते हैं और एक इलेक्ट्रोड डाल देते हैं क्रोमियम का, जिससे क्रोमियम डिसॉल्व होकर दूसरे वाले इलेक्ट्रोड में जो ऑब्जेक्ट लगाते हैं उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। Object is made from a cheaper metal and the only coating of chromium over it is the deposit in the jewelry makers electroplates silver, gold on less expensive metals. On ornament have in the appearance of silver or gold but are much less expensive. जो लेस एक्सपेंसिव मतलब कम कीमत के जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं उनमें केवल आयरन उसके सिल्वर और गोल्ड के कोटिंग की जाती है। प्योर सिल्वर और आयरन का बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कॉस्टली होते हैं, इसलिए उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाले को यूज किया जाता है। द टिन कैन यूज फॉर इन द स्टोरिंग, फूड के लिए यूज किया जाता है। टिन कैन देखा होगा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। आर मेड बाय द इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन इनटू आयरन, आयरन में टिन, आयरन जो मटेरियल होता है उसमें टिन की कोटिंग कर दी जाती है। टिन इज द लेस रिएक्टिव, टिन क्या होता है, बहुत लेस रिएक्टिव देन हाइड्रो आयरन, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, टिन कम रिएक्टिव होता है। दस द फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विथ आयरन, आयरन से कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिसके कारण से फूड बच सेफ रहता है और फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल, और स्पॉइल होने से बचता है, मतलब स्पॉइल नहीं होने देता। अगर डायरेक्ट आयरन में रख देंगे तो स्पॉइल हो जाएगा। ठीक, आयरन इज यूज इन ब्रिज एंड इन द ऑटोमोबाइल टू प्रोवाइड इन द स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ के लिए यूज किया जाता है। हाउएवर आयरन टेंड टू कोरेड एंड रस्ट, आयरन जो होता है बहुत जल्दी जंग लग जाती है उसमें, ठीक है। सो अ कोटिंग ऑफ जिंक, इसमें जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। इज डिपोजिटेड ऑन आयरन, आयरन के ऊपर डिपोजिट कर दिया जाता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरेजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, जिससे कि कोरेजन ना हो पाए और रस्ट ना हो पाए। तो आई होप बच्चों इतना आपको समझ में आया होगा। और आज की क्लास में कैसे लगा चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा चैप्टर। अगर आपको पसंद आया हो और चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत जल्द बच्चों के साइंस के आंसर क्वेश्चन के साथ साथ में एक कीवर्ड की मीनिंग भी बताने वाला हूं। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि अगला वीडियो हमारा बहुत जल्द आप तक पहुंच जाए तो बेल नोटिफिकेशन की जो बटन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।